बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। 2 लेवल पर हम चेंजेस को आते हुए देखने वाले हैं। बीमा रेगुलेटर इरडा ने जो प्रपोजल तैयार किया है उसमें पहला फोकस नजर आ रहा है कि बीमा धारकों के लिए कैसे जिंदगी आसान बने, उन्हें कैसे ज्यादा सुरक्षा मिले, ज्यादा रिटर्न मिले, अच्छी सर्विसेज मिले, बेहतर प्रोडक्ट्स मिले। और दूसरा फोकस है बीमा कंपनियों के लिए कि उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने में किस तरह की छूट मिल जाए, कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर किस तरह के एडजस्टमेंट किए जाएं ताकि प्रोडक्ट लाने में उन्हें आसानी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। तो इन सब के बीच इरडा नए वित्त वर्ष में करीब 18 कंपनियों को लाइसेंस भी देने की तैयारी कर रही है। और ध्यान रहे 2017 के बाद हमने कोई और इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देखा है। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। इस बदलाव का असर इंश्योरेंस कंपनियों पर किस तरह से पड़ेगा, आप पर और मुझ पर किस तरह से पड़ेगा, इसे आज डिकोड करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान बजाज कैपिटल लिमिटेड के जॉइंट चेयरमैन और एमडी संजीव बजाज जी। थैंक यू सो मच मिस्टर बजाज, आपने वक्त निकाला। इरडा के प्रपोजल आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुगबुगाहट है कि इंश्योरेंस सेक्टर में हम देखेंगे सुधार। तो एक सुधार की जो बात जिससे हम देख रहे हैं एक प्रपोजल को, वो है सॉल्वेंसी मार्जिन। इसको कम कर दिया जाएगा। अब अलग अलग रिपोर्ट्स हमें अलग अलग फिगर्स दे रहे हैं कि इसको घटाने से बीमा कंपनियों के पास एक्स्ट्रा नकद पहुंच जाएगी। इस कदम को आप क्या देख रहे हैं, इसका असर बीमा सेक्टर में क्या पड़ेगा, कंपनियों के लिए क्या पड़ेगा, ये सॉल्वेंसी मार्जिन क्या होता है, आप इसे जरा हमें समझाएंगे और इसका असर आप कंपनियों पर क्या देखेंगे? देखिए, हर पॉलिसी जो बेची जाती है उसके अगेंस्ट एक एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज टू बी ब्लॉक। ठीक है, जो कैपिटल ब्लॉक है उसको कहते हैं सॉल्वेंसी मार्जिन। तो जब ये सॉल्वेंसी मार्जिन कम किया जाता है, एक तो ये पहले क्यों किया जा रहा है, बिकॉज कंपनीज अब बड़ी हो गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये दिस वाज द राइट टाइम के मार्जिन कम किया जा सकता था। इससे ये है कि कंपनी को हर हर पॉलिसी के अगेंस्ट थोड़ा लेसर अमाउंट जमा कराना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। तो उससे ये है कि उनके लिए उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है और कंज्यूमर के लिए इससे ये होना चाहिए कि कंपनी ज्यादा अग्रेसिव होंगी बिकॉज उनके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे। तो ईज ऑफ इंश्योरेंस या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस बढ़नी चाहिए, रीच बढ़नी चाहिए, पेनिट्रेशन बढ़नी चाहिए। और दूसरा एडवांटेज होएगा कि शायद इसकी वजह से टर्म इंश्योरेंसेज और प्रोटेक्शन इंश्योरेंसेज और प्योर रिस्क इंश्योरेंसेज थोड़ी सी सस्ती हो पाए। और एक और बात कॉम्पोजिट लाइसेंस की, जिसकी हम बात बहुत समय से सुन रहे हैं, लेकिन अब जो है इरडा ने कहा है कि प्रपोजल तैयार है। लेट्स मूव टू द सेकंड बिगेस्ट डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं मिस्टर बजाज, वो है कि अब अलग से लाइसेंस नहीं बल्कि कंपनियों को एक कॉम्पोजिट लाइसेंस की बात कही जा रही है। वैसे ये बात बहुत लंबे समय से आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हम इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव करेंगे, बिल लाने की तैयारी है बजट सत्र में। एक बीमा कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ बीमा के साथ साथ अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी बेच पाएंगी। इस तरह के लाइसेंस पर क्यों विचार किया जा रहा है और उसको लाने से कंज्यूमर का क्या फायदा होगा? अभी ना ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर एक ग्रुप में आपने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो एक कंपनी हो गई, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनानी है तो वो दूसरी कंपनी हो गई, आपने हेल्थ इंश्योरेंस अगर स्पेशलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस करनी है तो वो जनरल इंश्योरेंस में भी कर सकते हो, सेपरेट कंपनी भी बना सकते हो। तो इससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है और फिर रेगुलेशंस के हिसाब से हर कंपनी को अलग काम करना पड़ता है, अलग टीम मेंटेन करनी पड़ती है, तो उससे काफी एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो जब ये अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस आ जाता है तो उससे ये हो जाएगा कि आप सारी एक कंपनी में ये सारी चीजें कर सकते हो। तो जो शेयर्ड सर्विसेज होती है आपकी, तो उसका आपको फिर से डबल डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आपको 2 CFOs नहीं चाहिए, 2 चीफ ऑफ ऑपरेशन नहीं चाहिए, बस आपको सेल्स एंड सर्विसिंग की टीम बनानी है। तो उससे ये होएगा कि कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट ओवरऑल कम होएगी, इंडस्ट्री ज्यादा एफिशिएंट होएगी, तो इससे बेटर है। और जो दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात है वो अभी बहुत वेग है, जब उसकी पूरी डिटेल्स आती है तब हम उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी आप इसे एक सही दिशा में मूव मान रहे हैं कि अगर एक ही कंपनी, हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को भी नहीं लेते हैं, उस पर डिटेल्स जैसा आपने कहा नहीं है, कि एक ही कंपनी अगर जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, जनरल इंश्योरेंस भेजेंगी तो उनके लिए ये अच्छा कदम रहेगा। हाँ, इंश्योरेंस के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है, बट अगर इसमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी ऐड होते हैं तो उसको मैं इतना अच्छा कदम नहीं मानता। बट तो उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, बट उसकी डिटेल्स नहीं आएंगी तो आई एम नॉट इन अ राइट प्लेस। आई एम श्योर जब उसकी रेगुलेशंस आएंगी तो उसमें काफी थिंकिंग की गई होगी
और प्रॉपर रेगुलेशंस होंगे, एटलीस्ट इंश्योरेंस के लिए ये बहुत अच्छा कदम है कि एक ही कंपनी के थ्रू आप सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। राइट तो एक कंपनी को भी मल्टीपल ऑफिसर्स और ऑफिसेज नहीं रखनी होंगी, वो एक तरह से एक ही ऑफिस के साथ वो काम कर रही होंगी, तो उनको अपने वो रिसोर्सेज को और बेहतर प्रोडक्ट लाने में डेडिकेट कर पाएंगी। अब बहुत ही बारीकी से इस प्रपोजल में नई कंपनियों की एंट्री पर भी हम देख रहे हैं कि फंडिंग के फ्रंट पर आसानी की है कि प्राइवेट इक्विटी जो है वो अब जो है सीधा निवेश कर पाएंगे। प्रमोटर की होल्डिंग को जो है वो भी 10 से 25% बढ़ाने की बात कही गई है। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी कम करने पर विचार किया जा रहा है। तो नए प्लेयर्स और ज़्यादा इस सेक्टर में हम देखेंगे आते हुए आसानी से। हाँ, इससे देखिए नए प्लेयर्स वैसे ही आना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर है। इंडियन कंपनीज की, इंश्योरेंस कंपनीज की वैल्यूएशन कंपेयर टू इंटरनेशनल कंपनीज इज वेरी गुड। तो इस सेक्टर में वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है। तो इसमें ऑलरेडी आपने जैसे बताया 18 कंपनी आना चाहती है, बट और कंपनीज भी आएंगी। बट ये एक ऐसा सेक्टर है कि अगर बहुत ज्यादा कंपनी है तो वो भी कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है। तो जब आपके पास बहुत ज्यादा चॉइस होती है तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक है, तो बट अच्छा है, कंपटीशन बढ़ेगा तो उससे कस्टमर का बेनिफिट होना चाहिए। तो ये एक अच्छी मूव। एक कैपिंग की बात हो रही थी मिस्टर बजाज, पहले ये बात उठी थी, प्रपोजल ऐसे आए थे कि एजेंट के कमीशन पर कैपिंग लगेगी, लेकिन अब जो फाइनल प्रपोजल है उसमें कहा जा रहा है कि कंपनियों के जो प्रीमियम जो वो कमा रही हैं और उसके मुताबिक उनके जो खर्चे और उस पर कैपिंग लगेगी। जनरल लाइफ के लिए इस प्रपोजल में कहा गया 30%, हेल्थ बीमा कंपनी के लिए कहा गया 35%। इस तरह से खर्चों की कैपिंग को क्यों प्रपोज किया जा रहा है और आप इसे कैसे देखते हैं? ये आप इससे अच्छा कदम मानते हैं? इससे क्या असर पड़ेगा? ये सबसे पॉजिटिव मूव है बिकॉज ये पहले बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हो रही थी कि आप इसके लिए ये कर सकते हैं, इसके लिए ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसका ये सब लिमिट है। तो जो रेगुलेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और आज की डेट में हम एक डायनामिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। जैसे 2020 के पहले मार्च, अगर आप फरवरी 2020 में जाओ तो कोई नहीं इमेजिन कर सकता था कि 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन हो जाएगा। कोई नहीं इमेजिन कर सकता कि 2 साल में दुनिया बदल जाएगी। बट इससे ये हो जाता है। तो आज की डेट में हम बहुत डायनेमिक दुनिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे कंपनी के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो चेंजेस करना चाहे वो अपने अपने आप कर सके और रेगुलेशन पे ना डिपेंड होए और उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। तो इसमें ये हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि चलो आप ओवरऑल खर्चा अगर आप 100 रुपए प्रीमियम करते हैं इससे ज्यादा नहीं खर्चोगे, सो दैट कंपनीज आर सेफ। ठीक है, उसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका बोर्ड डिसाइड करेगा। पहले वो उसमें ओवरऑल खर्चे की भी लिमिट थी, उसके अंदर सब खर्चों की भी लिमिट थी। तो जो बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट थी जिसकी वजह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री की फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आप बोलते थे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी भी पुरानी सदी में जीती है, वो उसकी वजह से थी बिकॉज इतने सारे सब लिमिट्स थे, इतनी कॉम्प्लिकेशन थी। अब जब ये कॉम्प्लिकेशन हटेंगी तो इससे इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होएगा और ये सबसे पॉजिटिव मूव है इन सारी रेगुलेशन। यानी अब ये उनके डिस्क्रिप्शन पर है कि वो किसके लिए कहाँ कितना खर्चा करेंगी और ये एक उनको एक कैपिंग एक दे दी गई है, ओवरऑल कैपिंग दे दी गई है। हाँ, ओवरऑल, बिकॉज ओवरऑल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। देखिए आपको ये है कि अगर एक कंपनी एजेंट को कम दे रही है बट ओवरऑल उनके खर्चे बहुत ज्यादा है और ये सिचुएशन थी। ठीक है, बिकॉज उन्होंने इतनी मैनेजमेंट को फीस दे रखी थी, इतनी हैवी ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हुए थे जो जरूरत नहीं थी। तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं था। उसकी वजह से कंपनीज वर गेटिंग वीकर एंड इवेंचुअली पॉलिसी होल्डर वुड हैव गॉट इफेक्टेड। तो अब उन्होंने बोला आप हम नहीं बॉदर करते, आप ए में खर्चो, बी में खर्चो, एज लॉन्ग एज आपका ओवरऑल खर्चे का कैप विद इन दिस अमाउंट। इसका असर सर आप पॉलिसी होल्डर पर क्या रखेंगे? क्योंकि अगर मैं इस खबर को देखूं कि कंपनियों के एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट को कैप किया तो मुझे लग रहा है कि ये आउट एंड आउट कंपनी के लिए एक खबर आई है, लेकिन क्या इसमें मेरे जैसे पॉलिसी धारक जो हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं उनके लिए क्या है इसमें? देखिए, इससे ये है कि कंपनी के पास एक गाइडलाइन आ गई है कि मुझे इतने खर्चों में रहना है। तो जब वो इतने खर्चों में रहेगा तो वो कस्टमर की रिटर्न बढ़ेगी इवेंचुअली। बट इसमें होने में 1-2 साल लगेंगे बिकॉज ये बहुत इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये एकदम नहीं हो जाएगा। बट इन द लॉन्ग टर्म इससे पॉलिसी होल्डर्स का बेनिफिट बढ़ेगा बिकॉज कंपनीज विल बिकम मोर इफेक्टिव, दे विल बिकम मोर एफिशिएंट। उसकी वजह से जो वो प्रीमियम ऑफर कर पाएंगे
जो वो आपको पॉलिसी में बेनिफिट्स ऑफर कर पाएंगे, एक कॉमन मैन को, वो बढ़ेंगे, वो इम्प्रूव होंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव है इन दैट यानी कि सेंस। सर्विसेज सुधरेंगी आपके लिए, प्रीमियम पर भी हम इसका असर देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक बड़ा कदम उठाया इस साल, ये कदम उठ चुका है, ये प्रपोजल में नहीं है, कि बिजनेस रिटर्न, जो टैक्स रिटर्न ये कंपनियां भरती हैं, 17 टैक्स रिटर्न जनरल इंश्योरेंस कंपनी भरती थी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी इसे कम करके अब केवल जो है 3 के आसपास कर दिया गया है। जीवन बीमा कंपनियों के लिए भी इसे कम किया गया है। ये कंप्लायंस की तरफ एक बड़ा कदम है। आप इस कदम को कैसे देख रहे हैं कि बिजनेस रिटर्न कम करना बीमा कंपनियों के लिए? कहीं ना कहीं इरडा कह रहा है कि हम चाहते हैं कि आप आसानी से बिजनेस करें अपना। देखो, ईज ऑफ बिजनेस इज अ ह्यूज इशू इन इंडिया। आज की डेट में एक आदमी को कंपनी चलाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज रोज नई रेगुलेशंस आ रही हैं, रोज नए कंट्रोल्स हैं, और 50 चीजें हैं, ठीक है। और आपको उसमें हर चीज को कंट्रोल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसमें फिर गलतियां हो जाती हैं। जो मतलब ये नहीं है कि कोई इंटेंशन गलत होती है, बट इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सारी चीजें हैं। तो जब ईज ऑफ बिजनेस किया जाता है, रिटर्न्स कम की जाती हैं, उनको मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाता है, तो एक बहुत अच्छा कदम है पूरे कंट्री के लिए। और मेरा तो बिलीफ है कि ईज ऑफ बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए और सिंप्लीफाई करना चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी कंपनियां स्टार्ट करें, और पूरा इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है वो चलती रहे और आगे बढ़े। तो एक यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग की तरफ हमने एक बड़ा कदम देखा। एक बदलाव जो हमने देखा है इस साल वो है यूज एंड फाइल के नियमों को जारी किया। बीमा कंपनियों को ज़्यादा फ्रीडम मिली है प्रोडक्ट लाने में, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। आपको लग रहा है इससे बीमा के प्रोडक्ट्स का दायरा बढ़ाने में मदद मिलेगी, कंज्यूमर्स को ज़्यादा ऑप्शंस दे पाएंगी कंपनियां? डेफिनेटली। देखिए, पहले बोला जा रहा था अगर यूज एंड फाइल है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये हो गया तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। सो पॉइंट इज के ये ना एक माइक्रो मैनेजमेंट थी पहले, जो जिसको अब दूर से किया जा रहा है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज को दी जा रही है, जो हमेशा कस्टमर के लिए बेटर है। बिकॉज जो एक रेगुलेशंस का पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टर को और पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट कर, उसका उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। बट द वे ऑफ डूइंग बिजनेस, एज लॉन्ग एज द पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड, तो वो उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो पूरी इंडस्ट्री और हर पॉलिसी होल्डर के लिए बेटर है। आज की डेट में, पहले अगर एक कोई नीड देखी जाती थी, कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता था, वो 6 महीने से 1 साल का प्रोसेस था। अब ये इमीडिएट हो सकता है। तो जो एक रिस्पॉन्स टाइम है एज पर द नीड विल नाउ गो अप। एक अहम कदम और है कि कॉर्पोरेट एजेंट्स अब 3 की जगह 9 बीमा कंपनियों से टाई अप कर पाएंगे। पहले केवल 3 से कर पाते थे। और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स भी जो है 2 कंपनियों से टाई अप कर सकती थी, अब 6 कंपनियों से कर पाएंगी। इस कदम से आपको क्या लगता है बीमा के एक्सपेंशन में किस तरह से मदद मिलेगी? बीमा धारकों की जिंदगी पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा लोगों से वो बीमा खरीद पाएंगे। आप देखिए, इसके दोनों पहलू हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगी, बिकॉज जब इतना एक एजेंट को 3 कंपनी पे रिस्ट्रिक्ट किया गया था, बिकॉज उन्होंने बनाया था कि एक इंश्योरेंस इंटरमीडिएट है, एजेंट है जो एक कंपनी के साथ काम कर सकता है, इंटरमीडिएट है 2 कंपनी के साथ कर सकता है, एजेंट है 3 कंपनी के साथ कर सकता है, और एक ब्रोकर है जो कि सारी कंपनियों के साथ काम कर सकता है। बिकॉज वो अंडरस्टैंड किया गया था कि अगर आप ज्यादा कंपनी के पास साथ काम कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, और उसमें आपको ज्यादा अच्छी मैनेजमेंट टीम चाहिए आपको। तो इसमें मेरे हिसाब से पॉलिसी होल्डर्स में मिस सेलिंग बढ़ने का चांसेस है, और ये मे नॉट बी पॉजिटिव अनलेस कि इसमें एक लगाया जाए कि अगर आपको 9 कंपनी के साथ काम करना है तो आपका इतनी साइज की एजेंसी होनी चाहिए, आपका इतनी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, 1 करोड़ 2 करोड़ की, सो दैट कि ओनली गुड क्वालिटी कंपनीज वर्क विद 9। अगर एक छोटा सा एजेंट 9 ऑप्शंस लेके बैठ गया तो वो ना सर्विस कर पाएगा ना समझा पाएगा। राइट, वेरी राइटली सेड, क्योंकि यहाँ पे मिस सेलिंग के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। संजीव सर, ये सारे बदलाव आप इंश्योरेंस को इतने करीब से देख रहे हैं, जो सुधार के कदम उठाए जा रहे हैं, इनमें आपको क्या लग रहा है? क्या कुछ बात ऐसी है जो छूट रही है, या आप एक चेंज जो देखना चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में? देखिए, इसमें वैसे तो देखिए बहुत बढ़िया है, इसमें काफी अच्छे कदम लिए गए हैं,
एंड ओवरऑल, ठीक है। सो अगर ओवरऑल मैं हर चीज से बिलीव करता हूँ, आई थिंक एवरीथिंग इज डन, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच कुड हैव बीन डन बेटर। लाइक जैसे मैंने आपको बोला 9 कंपनीज, अगर एक बैंक 9 कंपनीज के लिए काम करता है तो कोई इशू नहीं है, तो बैंक के पास कैपेबिलिटी है कि अच्छी टीम बना के 9 कंपनीज के लिए आप काम करो। बट एक छोटे एजेंट के पास नई कैपेबिलिटी है, तो उसमें वो एक जो बीच में सब गाइडलाइंस चाहिए। बट ओवरऑल मोस्ट ऑफ these steps, in fact all these steps are what the industry was asking for, and I have to give the credit to the regulator। इन्होंने एक झटके में जो जितनी डिमांड स्पेंडिंग थी सब पे ही कोई ना कोई डिसीजन लेके उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो इसमें कोई कंप्लेन करने की तो कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, एंट्री को आसान कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जवाबदेही भी बढ़ जाएगी। जवाबदेही तो वैसे ही बहुत थी इस इंडस्ट्री में, ठीक है, बिकॉज देव एज आई सेड कि दिस इज अ वेरी क्लोजली रेगुलेटेड एंड मैनेज इंडस्ट्री, तो इसमें जवाबदेही तो बहुत ज्यादा थी, पहले भी थी, अभी भी रहेगी, बिकॉज वो एक पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों आपको क्या लगता है ये ओवर रेगुलेटेड है? क्योंकि एक सवाल ये भी रहता है कि जब रेगुलेटर होता है तो कई बार इंडस्ट्री फील करती है कि हम बहुत ओवर रेगुलेटेड हो जाते हैं। क्या आपको लग रहा है वो ओवर रेगुलेटेड इंडस्ट्री ये रही है? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, ओवर रेगुलेटेड एक बहुत जनरल टर्म, रेगुलेशन इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, कि आपको एक सेफ्टी मिलती है, आपको एक कॉमनैलिटी मिलती है, आपको एक फ्रेमवर्क मिलता है, ठीक है। बट जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती टाइम के साथ चेंज करने के लिए, वो प्रॉब्लम थी पहले, तो उसको अब रिमूव किया जा रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, रेगुलेशन कम नहीं हो रहा, ठीक है, कंट्रोल कम नहीं हो रहा, कंट्रोल रह रहा है, बट उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी जो दी जा रही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा दी जा रही है कि डे टू डे एनवायरनमेंट चेंज के हिसाब से आप अपना स्ट्रैटेजी, अपने प्रोडक्ट चेंज कर सको, जल्दी चेंज कर सको, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सको, तो वो इंक्रीज किया जा रहा है। राइट, तो कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उनके लिए कई लेवल पर कंप्लायंसेस को आसान किया गया है। आखिर में इस बातचीत को रैप अप करने के पहले आपकी नज़र में इसमें पॉलिसी धारक को क्या मिलेगा? क्या, मैं आपसे एक पॉइंट पूछती हूँ, क्या उसके लिए बीमा सस्ता होगा? क्या उसके लिए मिस सेलिंग रुकेगी? क्या कंपनियां इफेक्टिव तरीके से ग्रीवांसेस को सुने पाएंगी? ये 3 चीज़ों पर आप इन रेगुलेशंस को कहीं देख रहे हैं, कहाँ खड़ी होती हैं? देखिए, पॉलिसी होल्डर के लिए पॉलिसी सस्ती होगी, बट इट विल टेक टाइम। इसमें 1 साल से 2 साल रहेंगे। पॉलिसी होल्डर के लिए पॉलिसी सस्ती होंगी, उनके लिए बेटर प्रोडक्ट्स आएंगे। इसमें कई प्रोडक्ट्स आ सकते हैं फ्यूचर में जिसमें लाइफ एंड हेल्थ दोनों ही आपकी एक पॉलिसी में कवरेज हो रही है, उनकी लाइफ ईज होएगी, ठीक है। जब आपके पास ये ऐसे मतलब कंबाइंड प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके लिए क्लेम सर्विसिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव होएगा, ठीक है। तो उसमें देखो, हर चीज में एक यिन एंड यांग होता है, ठीक है। सो यिन एंड यांग हर चीज में है, किसी चीज का कुछ बेनिफिट है, किसी चीज का कुछ नुकसान है, बट अगर आप ओवरऑल बोलोगे तो इसमें पॉलिसी होल्डर्स का फायदा होएगा, कंपनीज का फायदा होएगा, और बेटर प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और ज्यादा अच्छी, एक ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री बनेगी। मिस सेलिंग रुक पाएगी? मिस सेलिंग प्रियंका वैसे ही बहुत कम हो गई है, because over the last decade, the regulators, the various regulators who are on the chair in IRDA were so strict, and उन्होंने इतनी सारी regulations लाए हैं मिस सेलिंग के लिए। आज की डेट में मिस सेलिंग पहले से बहुत मिनिमल है, और ये भी हो गया है कि आज की डेट में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मेनली जो बिक रहे हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, ठीक है। मिस सेलिंग जो होती है वो एक आदमी पे है। एक चीज जो मिसिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे, एक चीज जो मिसिंग है कि हर आज की डेट में भी पुराने जमाने पे जी रहे हैं कि हम एक आदमी को रिस्पॉन्सिबल नहीं करते। हम बोलते हैं यार तुझे लाइसेंस चाहिए, अब वो लाइसेंस लेके मिस सेलिंग कर रहा है तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं बैंक का एम्प्लॉई हूँ तो मुझे तो ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैंने अगर कुछ गड़बड़ की है, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दुनिया में एक चीज कर दी है कि उन्होंने जैसे आपका आधार कार्ड लेके उन्होंने बोला लाइसेंस छोड़ो, ठीक है, आपने अपनी पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग, कंपनी ने अपनी ट्रेनिंग करनी है, बट हम आपको, अगर प्रियंका संभव को एक उसका आधार कार्ड से एक नंबर होएगा, हर पॉलिसी जो वो बेचेगी उस पर वो नंबर होएगा। अगर वो मिस सेलिंग करेगी तो इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती।
राइट। ठीक है, तो ये चीज मिसिंग है जो बहुत बड़ी डिमांड थी। आपने बोला क्या मिसिंग है, तो एक के ये हमारा जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हटा के कि आपने इतनी ट्रेनिंग करके लाइसेंस करके, मतलब इन द सेंस एज हर एम्प्लॉय को लाइसेंस करो, बैंक्स में लाइसेंस जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट एजेंट्स में आपको अलग यानी ट्रेनिंग करानी है। आंसरेबिलिटी, जो आपको बेचेंगे बीमा, उनकी आंसरेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे अब उनको पहचाना जाए। रिस्पॉन्सिबल रखो कि हाँ, जो आपने किया है कौन बेच रहा उसके है। लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे, आप ट्रेंड हो, लाइसेंस हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, बट बिल्कुल। अगर आपने जो बेचा है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे तो फिर वो गलत करेगा ही नहीं। आज आदमी सोचता है कि मैं एक जगह गलती करके तो मैं निकल ही दूसरी जाऊंगा। कंपनी में नौकरी ले लूंगा, उधर से हाँ मैं तीसरी कंपनी में नौकरी ले लूंगा, फिर मैं किसी ब्रोकर से नौकरी ले लूंगा, फिर मैं बैंक के पास चला जाऊंगा, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। वो रोकना है, अगर उसको रोक लिया तो सब कुछ रुक जाए। थैंक यू सो मच मिस्टर बजाज, आज आपने वक्त निकाला, इन प्रपोजल्स पर हमसे बातचीत की। जैसा कि सर ने कहा कि ऐसा नहीं कि रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक सही दिशा में कदम हम उठते हुए देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आज की बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू।